ये फिल्म क्रिस्टोफर मैककैंडलस के यात्रा की कहानी है, जिसकी जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से जीने और प्रकृति में खुद को खोने का सपना देखता है। ये कहानी एक गैर-रेखीय कथानक में प्रस्तुत की गई है, जिसमें अलास्कान वन्यजीवों में क्रिस्टोफर के समय और उसके अलास्का यात्रा से पहले के 2 सालों में हुए यात्रा के बीच कटी जाती है। ये कहानी मुख्य रूप से कालानुक्रमिक रूप से घटित होती है, जो अप्रैल 1992 से शुरू होती है, जब क्रिस्टोफर, जिसे क्रिस एमाइल हर्ष द्वारा निभाया गया कहा जाता है, डेनाली नेशनल पार्क और प्रिजर्व के उत्तर में एक दूरस्थ क्षेत्र में पहुंचता है। एक अजनबी जो उसे वहां छोड़ता है, ये देखता है कि क्रिस तैयार नहीं है और वह उसे जूते दे देता है। क्रिस वन्य जीवों की ओर बढ़ता है और एक परित्यक्त बस में अपना कैंप स्थापित करता है, जिसे वो मैजिक बस कहता है। शुरुआत में उसे अकेलापन, उसके चारों ओर की प्रकृति की सुंदरता और जंगल से जीने का रोमांच अच्छा लगता है। वो .22 कैलिबर राइफल से शिकार करता है, किताबें पढ़ता है और अपने विचारों को एक डायरी में लिखता है जब वो जंगल में नई जिंदगी की तैयारी करता है। कहानी फिर मई 1990 में फ्लैशबैक करती है, जब 2 साल पहले क्रिस एमोरी विश्वविद्यालय से उच्च श्रेणी में स्नातक करता है। स्नातक होने के बाद क्रिस अपने पारंपरिक जीवन को अस्वीकार कर देता है। वो अपने सभी क्रेडिट कार्ड और पहचान पत्रों को नष्ट कर देता है, अपनी अधिकांश बचत ऑक्सफैम को दान कर देता है और अपनी डेटसन बी 210 कार में जंगल में जीने के अनुभव के लिए देश भर में यात्रा पर निकल पड़ता है। वो अपने माता पिता वाल्ट और बिली मैककैंडलस या अपनी बहन कैरिन को इसके बारे में कुछ नहीं बताता, जिससे वे पूरी तरह से अज्ञात रहते हैं। वो उनसे संपर्क करने से इनकार कर देता है, जिससे उसके माता पिता चिंतित और अंततः निराश हो जाते हैं। लैकमीड में क्रिस की कार एक बाड़ में फंस जाती है, जिससे उसे छोड़ना पड़ता है और उसे जिप्सी की तरह यात्रा करने की मजबूरी होती है। वो अपनी सारी बची हुई नकदी जला देता है और एक नया नाम अपनाता है, अलेक्जेंडर सुपरट्राम्प। उत्तरी कैलिफोर्निया में वो एक हिप्पी जोड़े जॉन, कैथरीन कीनर और रैनी ब्रायन एच डायरकर से मिलता है। रैनी उसे अपनी असफल प्रेम कहानी बताता है, जिसे क्रिस मदद से फिर से जोड़ने में मदद करता है। सितंबर में क्रिस कार्थेज, दक्षिण डकोटा पहुंचता है और वैन वेस्टरबर्ग, विंस वॉगन के स्वामित्व वाले एक अनुबंध कटाई कंपनी में काम करता है, लेकिन उसे कंपनी छोड़ने पर मजबूर किया जाता है जब वैन को उपग्रह पायरेसी के लिए गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद क्रिस कोलोराडो नदी के रास्ते यात्रा करता है और पार्क रेंजर्स द्वारा चेतावनी मिलने के बावजूद कि उसके पास बिना लाइसेंस के नदी पर कयाकिंग करना अवैध है, वो उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करता है और नदी के नीचे पैडल करता है। बाद में वो मैक्सिको पहुंचता है, जहां एक आंधी में उसका कयाक खो जाता है। फिर वो पैदल ही संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस आता है और रास्ता तलाशने के लिए फ्रेट ट्रेन पर यात्रा करता है। लॉस एंजल्स पहुंचने पर वो आधुनिक सभ्यता से संकल्पित महसूस करता है और वापस जाने का निर्णय लेता है। दुर्भाग्यवश वो रेलवे पुलिस से पीटने के बाद फिर से यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाता है। दिसंबर 1991 में क्रिस स्लैब सिटी, कैलिफोर्निया पहुंचता है, जहां वो फिर से जॉन और रैनी से मिलता है। वहीं वो ट्रेसी, क्रिस्टन स्टीवर्ट नाम की एक किशोरी से मिलता है, जो क्रिस में रुचि दिखाती है, लेकिन वो उसे नकार देता है क्योंकि वो नाबालिग है। छुट्टियों के बाद क्रिस अपने अलास्का के लिए यात्रा जारी रखने का निर्णय लेता है। एक महीने बाद जब वो कैलिफोर्निया के साल्टन सिटी के पास कैंप कर रहा होता है, तो वो रॉन फ्रांच, हेल होलब्रुक से मिलता है, जो एक सेवानिवृत्त व्यक्ति है और अपनी पत्नी और बच्चों की कार दुर्घटना में मृत्यु के बाद अकेला है। रॉन अपना समय कच्चे चमड़े का काम करने में बिताता है और वो क्रिस को इस कला में माहिर बनाता है। क्रिस, जो रॉन के साथ 2 महीने बिताता है, अंततः अलास्का के लिए यात्रा जारी रखने का निर्णय लेता है। इससे रॉन को दुख होता है क्योंकि वो अब क्रिस के साथ काफी करीब हो गया था। रॉन क्रिस को अपने पुराने कैंपिंग और यात्रा गियर देता है और उसे गोद लेने का प्रस्ताव देता है, लेकिन क्रिस उसे ये कहते हुए धन्यवाद देता है कि वे ये चर्चा अलास्का से लौटने के बाद करेंगे। फिर वो निकल पड़ता है। कई महीनों बाद क्रिस के जीवन में कठिनाइयां आती है। जब उसके सामान की कमी होने लगती है, तो उसे ये एहसास होता है कि प्रकृति भी कठोर और बेरहम है। वो महसूस करता है कि सच्ची खुशी केवल दूसरों के साथ बांटने पर ही मिल सकती है। वो वापस लौटने का प्रयास करता है,
लेकिन वो देखता है कि वो नदी जो उसने सर्दियों में पार की थी अब बर्फ पिघलने के कारण एक गहरी और हिंसक धारा बन चुकी है जिसे वो पार नहीं कर सकता। निराश होकर वो वापस बस में लौट आता है। अपनी अंतिम कोशिश में वो पौधों और जड़ों को इकट्ठा करके खाता है। दुर्भाग्यवश वो एक जहरीली पौधा खा जाता है और बीमार हो जाता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन वो लगातार अपनी आत्मज्ञान की प्रक्रिया को दस्तावेज करता रहता है। वह दुनिया से एक अंतिम विदाई लिखता है और अपने परिवार की यादों में खो जाता है। 2 हफ्ते बाद शिकारियों द्वारा क्रिस का शव मिला। उसके बाद उसकी बहन कैरेन ने अपने भाई की राख को अपनी पीठ बैग में रखकर वर्जीनिया वापस ले आई।